नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कौन से एनएफओ में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आए दिन एनएफओ की इतनी भरमार होती है और कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर जो है ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए कौन सा एनएफओ सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं और थीमेटिक फंड का कोई ऐसा थीम है जिसके ऊपर आपको लगता है कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। साथ ही साथ आप एनएफओ की सभी की डिटेल ले सकते हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड कोई और फंड तो नहीं है, कहीं आप डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहे। इसे आप इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दो स्मॉल कैप के फंड चल रहे हैं और वहीं किसी नई एएमसी ने कोई नया स्मॉल कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो आप उसमें केवल इसलिए इन्वेस्ट ना करें कि उसकी एनएवी आपको 10 रुपये की मिलेगी और ये नया एनएफओ आ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस कैटेगरी के दो फंड हैं। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टू व्हीलर है और आप कहीं जाते हैं तो आप उस टू व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में हर रोज़ नया टू व्हीलर आ रहा है तो आप हर रोज़ नया टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे। वहीं अगर कोई नई कार आ रही है और आपके पास कार नहीं है तो आप कार का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कार आपके लिए यूटिलाइज रहेगी। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कार का यूज़ ईजिली कर सकते हैं, यहाँ पर आपका टू व्हीलर आपको काम नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको उसी एनएफओ या फंड का चुनाव करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से ना हो। वहीं आप बाकी सभी एनएफओ की डिटेल ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। आशा करता हूं कि फ्यूचर में आपको फ़ंड का चुनाव करने में आसानी होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में कि यह किस तरीके से काम करेगा। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं और मिड कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को टॉप 100 में काउंट किया जाता है, जो कि लार्ज कैप में आती हैं। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। यानी टॉप की 100 लार्ज कैप में रहेगी और अगली नेक्स्ट जो 150 कंपनियां होगी उन्हें मिड कैप में काउंट किया जाएगा। तो आपका जो निवेश किया जाएगा वह टोटल इन 250 कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश होने वाला है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 2006 से अभी तक की है, जिसमें कभी लार्ज कैप ने अच्छा किया है तो कभी मिड कैप ने अच्छा किया है। यानी कभी पहले नंबर पर लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो कभी मिड कैप ने। वहीं इसके अंदर अगर हम देखें वेटेज की, तो इस इंडेक्स के अंदर आपकी जो वेटेज रहने वाली है वह 50-50% की रहने वाली है। यानी आपका 50% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होने वाला है और 50% इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर होने वाला है। 50 लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर HDFC बैंक लिमिटेड के अंदर इसकी वेटेज जो रहने वाली है 4.4% की रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज 3.7% की है। ICICI बैंक की वेटेज 3.1% की है। इन्फोसिस की वेटेज 2.5% की है। ITC की वेटेज की बात करें तो यह 1.7% की है। टाटा कंसल्टेंसी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.7% की है। L&T की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.6% की है। भारतीय एयरटेल की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.5% की है। एक्सिस बैंक की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। वहीं टॉप 10 कंपनियों की टोटल वेटेज की बात करें तो यह 22.5% की टोटल वेटेज है। वहीं बात करें इस इंडेक्स के अंदर कितने सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो उसके अंदर टोटल आपके 20 सेक्टर अक्रॉस इकोनॉमी के कवर रहने वाले हैं। बात करें इसके अंदर टॉप 20 सेक्टर की, तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाला है, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस,
वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, सर्विसेज, टेक्सटाइल, मीडिया एंटरटेनमेंट और डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। यानी आपके टोटल 20 सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर कवर होने वाले हैं। बात करें इंडेक्स रिटर्न की तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो उसने पिछले 1 साल में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन की तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 7 सालों में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 31% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन से रिटर्न की तो इसने पिछले शुरू से ही जब से फंड लॉन्च हुए तब से 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस प्रकार से आपके सामने तीनों ही कैटेगरियों के रिटर्न शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इसने कम रिस्क में इनकी तुलना में ठीक ठाक रिटर्न दिया है। एक एवरेज अगर रिटर्न मान के चले तो इसने 17% का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निर्मल और मिस्टर अरुण अग्रवाल रहने वाले हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट लोड इसके ऊपर नील है। वहीं इसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो इस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। ये फंड बेसिकली आपका एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा। यानी इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश रहने वाला है। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 250 नंबर से ऊपर कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो यानी कि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है जिसका 2028 में तीसरे नंबर पर आने की पूरी संभावना है। वहीं बात करें अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की तो जहां 2000 में भारतीय इकोनॉमी 13वें नंबर पर आती थी, वहीं 2005 में भी यह 13वें नंबर पर ही थी। वहीं बात करें 2010 में तो यह 9वें नंबर पर आ गई और वहीं 2015 में आते आते भारतीय इकोनॉमी 7वें नंबर पर आ गई।
2020 में भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो यह छठे नंबर पर आ चुकी है और 2023 के अंदर यह पाँचवें नंबर पर आ गई थी। वहीं बात करें 2026 तक तो इसका चौथे नंबर पर आने की पूरी संभावना है। वहीं 2028 के अंदर इसकी तीसरे नंबर पर आने की संभावना है। यानी कि भारतीय इकोनॉमी जो है वह बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और इसी के साथ साथ यहाँ की जो टॉप की कंपनियां हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में लाभ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी की किसी भी फंड में इंडेक्स हो या आपका नॉर्मल एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड किसी में भी अगर आप निवेश करते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है। और यदि हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो जहां निफ्टी 500 ने एक साल के अंदर 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी 50 की तो इसने पिछले एक साल में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 ने निफ्टी 50 को बहुत ही बड़े मार्जिन से हर एक साल बीट किया है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर निफ्टी 50 से ज़्यादा ही रिटर्न निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया है। इस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छा ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पाने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक की 500 इंडेक्स के अंदर तो यहाँ पर वेटेज की बात करें तो HDFC बैंक की वेटेज 6.51% की है, रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज 5.20% की है, ICICI बैंक की वेटेज 4.56% की है, इन्फोसिस की वेटेज 3.59% की है, ITC की वेटेज 2.48% की है, टाटा कंसल्टेंसी की वेटेज 2.37% की है, L&T की वेटेज 2.20% की है, भारतीय एयरटेल की वेटेज 2.17% की है, एक्सिस बैंक की वेटेज 1.75% की है और SBI बैंक की वेटेज की बात करें तो 1.58% की है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह SBI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस फंड के अंदर आप 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर विराल रहने वाले हैं। बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 15 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप अपने फंड को एक साल के बाद सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च करने जा रहा है जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस NFO के अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह इंडेक्स फंड बेसिकली आपका एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा, यानी कि इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के कंपनियों के अंदर आपका निवेश होने वाला है। बेसिकली इसके अंदर निफ्टी 500 में से टॉप की कंपनियां 50 सेलेक्ट करके इसी से रिलेटेड इंडेक्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी इसके अंदर आपका जो बेसिकली निवेश रहने वाला है वह
टॉप की 50 कंपनियों के अंदर होने वाला है, जो कि लार्ज कैप में भी हो सकती है और मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। इन तीनों ही कैटेगरी में से कंपनियों को सिलेक्ट कर कर आपका टॉप 50 कंपनियों के अंदर निवेश किया जाएगा। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसमें अक्रॉस 13 सेक्टर कवर होने वाले हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स की वेटेज की बात करें तो 31.2% की रहने वाली है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 70% की वेटेज रहने वाली है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 14% की वेटेज रहने वाली है। पावर की बात करें तो 9.7% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो 6.4% की वेटेज रहने वाली है। सर्विसेज की बात करें तो उसमें 4.9% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो उसमें 3.7% की वेटेज रहने वाली है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3.2% की वेटेज रहने वाली है। वहीं मटीरियल और माइनिंग की बात करें तो उसमें 2.7% की वेटेज रहने वाली है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उसके अंदर 2.6% की वेटेज आने वाली है। रियल्टी की बात करें तो उसके अंदर 1.6% की वेटेज रहने वाली है और हेल्थ केयर के अंदर 1.5% की वेटेज रहने वाली है। वहीं केमिकल्स के अंदर भी 1.1% की वेटेज रहने वाली है। यानी इस इंडेक्स के अंदर आपका बेसिकली 13 सेक्टर कवर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके लगभग सभी मेजर कंपनी और सेक्टर जो है वह सभी कवर होने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अगर पास्ट परफॉर्मेंस की और इसका अगर हम कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं, जहां निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, एक साल में 69% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों के अंदर 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 6 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक साल में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इसे काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है हर एक साल। तो इस हिसाब से इसका आगे भी इसी तरीके से मिलता जुलता इसका रिटर्न मिलने की संभावना है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रख के ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस एनएफओ का नाम जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस फंड के अंदर आपको जो एनएवी मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर वह 10 रुपये से आपकी एनएवी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात करें निवेश की तो उसके अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में चूक भी जाते हैं तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हिमांशु हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं, यानी इसके अंदर आप कभी भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले और आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर निवेश करने की सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई है कि